हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज के इस ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे सेशन में हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल, बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई एज वेल। अब ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसके फेवर और अगेंस्ट में लगभग इक्वली फुटिंग पे लोग स्टैंड करते हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स भी इक्वली वैलिड हैं। दिस इज वन ऑफ दोज रेयर टॉपिक्स। प्लस इस टॉपिक के आसपास बहुत सारे लीगल, बहुत सारे मॉरल, बायोलॉजिकल और एथिकल डिबेट्स शामिल है। सो दिस इज अ यूनिक टॉपिक इन इटसेल्फ। अब ये बात हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू एवरी पर्सन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइफ को बहुत ही ज्यादा ब्रॉड डोमेन दे चुका है अपनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। राइट। सो आर्टिकल 21 बेसिकली इज अम्ब्रेला राइट और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग राइट्स इंक्लूड कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, दैट इज वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई और नॉट, इस टॉपिक पे अभी भी कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया बना हुआ है। और इसका सिंपल रीजन वही है जो अभी अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कि यार इसके फॉर में जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उतने ही इक्वली वैलिड आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट भी है। और उन सारे आर्ग्यूमेंट्स के पीछे बहुत सारे अलग अलग मॉरल, एथिकल और लीगल आइडियाज भी छुपे हुए हैं। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के होराइजंस पे कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं, क्या जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हुई हैं और क्या जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट्स हैं इस टॉपिक के। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, I would like to introduce you guys to the GMBs, that is the Grandmasters box. अब इन चीजों से आई होप आप पहले भी हमारे YouTube सेशंस में फेमिलियर हो चुके होंगे। दीज आर वन ऑफ दोज रेयर बुक सेट्स जो आपको प्रीलिम्स से पहले ट्रिमेंडसली हेल्प करने वाले हैं। इसके अंदर आपको 4 बुकलेट्स मिल जाती हैं और इन चारों बुकलेट्स में आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिल जाते हैं, प्लस एक स्पेशल बुकलेट डिजाइन की गई है जिसके अंदर आपको 1500 प्लस वन लाइनर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एग्जाम से पहले इजीली ब्रश अप हो जाएंगे। सो definitely you should grab GMBs in case you are preparing for the judicial services examinations. And since we people are celebrating the 75th year of our independence, so the team has decided to give or to offer GMBs at flat 75% price. That is to say कि आपको फ्लैट 25% ऑफ मिल रहा है on 15th, 16th and 17th of August. So you can call upon the number uh, which is being displayed on the screen, or you can log on to toprankers.com और वहां जाके आप अपनी GMB की कॉपी ले सकते हैं। Now, if you people plan to join Judiciary Gold, we are introducing our JG comprehensive batches. Now, in case you are an early bird, early riser, this batch definitely suits your need. इस बैच में हम लोग 10 स्टेट्स की कंप्रहेंसिव प्रिपरेशन कराने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इस बैच के अंदर हम लोग मेजर लॉस कवर करेंगे, माइनर लॉस कवर करेंगे, आपके टारगेटेड स्टेट के लोकल एक्ट्स भी कवर करेंगे, आपको प्री ओरिएंटेड पेपर की तैयारी कराई जाएगी, मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इन एडिशन टू दैट इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसी कंप्रहेंसिव बैच में इंक्लूडेड है। एंड सारी चीजों का, हर सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल भी इन बैचेस में मिल जाएगा। सो you can call upon the number which is being displayed on your screen in case you plan to join the JG comprehensive batch. Now, another interesting fact, that is you can go for the AIJ SAT before
enrolling for any of our batch. That is to say that you can get up to 100% of scholarship on any of our products if you score well in the AIJSAT, यानी ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छे स्कोर लाइए, 100% तक की स्कॉलरशिप पाइए और अपने टारगेट को अचीव करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई और नॉट। नाउ जब भी राइट टू डाई की बात की जाती है तो यूथेनेशिया नाम का शब्द हमारे सामने कई बार आ जाता है। अब ये यूथेनेशिया है क्या? तो टेक्निकली यूथेनेशिया एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी से निकला हुआ शब्द है और उसका सिंपल मतलब है इजी डेथ। इजी डेथ यूथेनेशिया का अगर मैं हिंदी रूपांतरण करूं तो दैट इज इच्छा मृत्यु। ठीक है, अब प्रायवाची तो हम समझ चुके हैं, इसका मतलब क्या है इस पे आ जाते हैं। तो यूथेनेशिया टेक्निकली उन सिचुएशंस में यूज किया जाता है जहां पे किसी व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि उसके रिकवर करके नॉर्मल स्टेट ऑफ लाइफ में आने में उसके जो चांसेस हैं वो बिल्कुल निल हो चुके हैं। दैट इज टू से कि किसी व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि रिकवर करके वो फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, इसके चांसेस बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। टेक्निकली देयर आर नो चांसेस ऑफ सच रिकवरी, और बहुत ही लंबे समय से फ्रॉम अ लॉन्ग ड्यूरेशन वो इस स्टेट में, इस वेजिटेटिव स्टेट में ही है। दैट इज टू से कि वो कुछ ऐसी कंडीशन में है कि उसका जीना मरने से ज्यादा खराब है। ही सफरिंग अ लॉट बिकॉज ही इज लिविंग, और डेथ से उसे इन सारी पेन से रिलीफ दिया जा सकता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूथनेशिया। तो किसी व्यक्ति की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि उसका जीना मरने से ज्यादा दुर्भर है, और उसे अगर हम जीवित रख रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली हम उसे मॉरली सफरिंग दे रहे हैं अपने एंड से, राइट? तो इस आर्ग्यूमेंट के अराउंड वर्ल्ड में बहुत सारी डिबेट्स चलती हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, अलग अलग लॉज हैं इस टॉपिक पे। बट आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में यूथनेशिया के रिलेशन में क्या लॉज हैं और क्या जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है जी, तो बिफोर वी स्टार्ट विल हैव टू अंडरस्टैंड कि यूथनेशिया होता कितनी तरह का है, होता कितने प्रकार का है। देखिए, यूथनेशिया को ब्रॉडली अगर मैं डिवाइड करूं तो दो कैटेगरीज में बांट सकता हूं। पहला है एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। अब एक्टिव यूथनेशिया क्या है? एक्टिव यूथनेशिया सिंपली मींस कि मैं उस पेशेंट की जिसके रिकवरी के चांसेस निल हैं, जिसकी अभी अपन बात कर चुके हैं, उस पेशेंट की जान ले लूं बाय एन ओवर्ट एक्ट। दैट इज टू से कि मैंने आपको कोई लीथल इंजेक्शन दे दिया, आपको खाने में पॉइजन मिला के दे दिया, ऐसा कोई एक्ट मैंने कमिट किया जिससे आपकी डेथ हो गई और आप उस सफरिंग से अल्टीमेटली लिबरेट हो गए। सो आई हैव डन एन एक्ट जिससे आपकी डेथ हो जाएगी और आप उस सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, सो एक्ट इज इक्वल टू एक्टिव यूथनेशिया। कोई एक्ट करना, कोई भी ओवर्ट एक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको पॉइजन देना खाने में मिला के, या आपको एक लीथल इंजेक्शन दे देना जिससे आपकी शांतिपूर्वक तरीके से डेथ हो जाए, कोई भी ओवर्ट एक्ट। ऑन द अदर हैंड वी हैव द पैसिव यूथनेशिया। अब पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? तो पैसिव यूथनेशिया सिंपली मींस कि मैं एक ओवर्ट एक्ट की जगह एक कोवर्ट एक्ट करूं। दैट इज कि मैं एक्ट की जगह ओमिशन करूं। ओमिशन क्या है? एक्ट और ओमिशन पढ़ा है अपन ने लॉ में। ओमिशन सिंपली मींस कि जो मुझे करना चाहिए था वो करने से मैं रिफ्रेन कर जाऊं। जैसे आपकी मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ेगी, या आपको लेट्स से आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने रिफ्रेन किया या आपने खुद ने डिसाइड किया कि भैया मेरे को ऑपरेशन तो नहीं करवाना है, या फिर मेरा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसे हटा लो, मैं जीना नहीं चाह रहा। ठीक है, या फिर आपको जो ड्रिप्स चढ़ाई जा रही हैं, आपको जो दवाइयां दी जा रही हैं, आपको जिंदा रखने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं, उन सब से आपने विड्रॉ कर लिया। आपने बोला भैया मेरा जितना भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिसके ऊपर भी मैं निर्भर हूं, जिस भी तरीके से मैं जी रहा हूं,
उसे विड्रॉ कर लो, अब मैं जीना नहीं चाहता। तो यहां पे मैं एक पॉजिटिव एक्ट ना करके एक ओमिशन कर रहा हूं। जो मुझे करना चाहिए था, आपकी जान बचाने के लिए मुझे आपको ऑक्सीजन देनी चाहिए थी, बट आपने डिसाइड किया कि भैया मेरे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मैं शांति से मर जाना चाहता हूं। तो मैंने एक एक्ट ना करते हुए एक ओमिशन से आपकी जान ले ली, राइट। तो जो मुझे करना चाहिए था टेक्निकली, वो ना किया मैंने, और उसकी वजह से आपकी डेथ हो गई। ये है पैसिव यूथनेशिया। अब इसके अलावा भी यूथनेशिया में या पर्टिकुलरली यूथनेशिया की जो डिबेट है, उसको अलग अलग कंट्रीज अलग अलग नजरिए से देखती है, और कई सारी चीजों को अपने यहां टेक्निकली अलाउ करती है, कई चीजों को नहीं करती। देखिए, मरने के लिए दो चीजें हैं, एक है सुसाइड, एक है इनवॉलेंट्री यूथनेशिया। अब सुसाइड क्या होता है? आईपीसी सेक्शन 309 पढ़ा है हमने, राइट। सो सुसाइड टेक्निकली इज अपनी खुद की जान ले लेना। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि यूथनेशिया का मतलब है कि मेडिकल कंडीशन की वजह से आप जान ले रहे हैं अपनी। बट सुसाइड किसी भी कारण से हो सकता है, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल रीजन की वजह से सुसाइड कमिट कर रहे हैं, राइट। सो कई सारी कंट्रीज सुसाइड को भी यूथनेशिया की श्रेणी में काउंट करती है, बट इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। नाउ ऑन द अदर हैंड वी हैव इनवॉलेंट्री यूथनेशिया, जिसे हम मर्डर भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए, इनवॉलेंट्री यूथनेशिया का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को मारना चाह रहे हैं जबकि वो नहीं मरना चाहता। लेट्स से वो व्यक्ति किसी मेडिकल कंडीशन से बेड रिडन है, उसके रिकवरी के चांसेस भी बिल्कुल निल है, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहना चाहता है, और आप फोर्सफुली उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ करते हैं, या फिर उसे कोई ऐसा लीथल इंजेक्शन देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज इनवॉलेंट्री यूथनेशिया। और इनवॉलेंट्री यूथनेशिया मर्डर की कैटेगरी में फॉल करता है। इनवॉलेंट्री यूथनेशिया किसी भी कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। नाउ coming to the next portion in line, that is voluntary euthanasia and non-voluntary euthanasia. Voluntary euthanasia तब होता है जब पेशेंट स्वयं कहता है कि भैया मुझे मरने की इजाजत दे दी जाए, ठीक है। तो पेशेंट ने खुद ने एक याचिका दायर करी, या अपने किसी नियर एंड डियर वन के थ्रू कोर्ट में पिटिशन फाइल की, और वो चाहता है कि उसे मरने दिया जाए, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड, नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जो हमारा पेशेंट है वो कंसेंट देने की सिचुएशन में नहीं है। लेट्स से जो हमारा पेशेंट है वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, दैट इज पीवीएस, यानी कोमा वगैरह में चला गया है, और उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो अपना कंसेंट नहीं दे पा रहा है। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया की सिचुएशन। अब इन सारी टर्मिनोलॉजीज को जो अभी हमने पढ़ा है, इन सारी टर्मिनोलॉजीज में से इकलौती ऐसी चीज जो भारत में प्रेजेंट सिनेरियो में रिकॉग्नाइज्ड है, दैट इज पैसिव यूथनेशिया। सिर्फ और सिर्फ हम पैसिव यूथनेशिया कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री यूथनेशिया कहीं नहीं कर सकते। सुसाइड कुछ कंट्रीज में कर सकते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, राइट। यूथनेशिया टूरिज्म भी आपने सुना होगा, आजकल स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो इंडिया के अंदर पैसिव यूथनेशिया है, कैसे है अभी थोड़ी देर में समझते हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है और समझ आ चुकी हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट राइट टू डाई। जैसे मैंने आपको बताया था, इस टॉपिक के आसपास बहुत सारे लीगल, मॉरल, बायोलॉजिकल, सोशल बहुत सारे डिबेट्स हैं, और कई सारे कारण भी है जो कि इक्वली फेवर में है यूथनेशिया के। ऑन द अदर हैंड इक्वली वेटेज के साथ कुछ अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स भी खड़े हैं इस टॉपिक के अगेंस्ट। सो समझते हैं दोनों पॉइंट्स को, और मेजरली हम ये तीन पॉइंट्स निकाल के रख सकते हैं जो फॉर और अगेंस्ट की श्रेणी में आते हैं। सो आर्ग्यूमेंट्स इन फॉर ऑफ यूथनेशिया, दैट इज इन फेवर ऑफ यूथनेशिया। पहला, पोस्टपोनिंग डेथ इज अनवाइज एंड इनह्यूमन। अब कई बार कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है पेशेंट की कि हमें पता है यार उसके रिकवरी के चांसेस तो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, और वो फिर से कभी नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएगा। तो हम उसे जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जिंदा रख रहे हैं,
तो टेक्निकली हम उसकी डेथ को पोस्टपोन ही तो कर रहे हैं कि आज की जगह कल डेथ हो जाए, कल की जगह परसों डेथ हो जाए। वी आर टेक्निकली पोस्टपोनिंग द डेथ। लेकिन उससे उस पोस्टपोनमेंट से पेशेंट कितना ज्यादा सफर कर रहा है, इस चीज का आइडिया टेक्निकली हम लोगों को नहीं होता है, राइट। सो हम डेथ पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन एक इनह्यूमन एक्ट भी कमिट कर रहे हैं पेशेंट के साथ, राइट। स्पेशली जब इतनी ज्यादा टर्मिनल इलनेस हो चुकी है पेशेंट को, या लेट्स से वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, कोमा में चला गया है, बॉडी के ज्यादातर पार्ट्स फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, खुद की डेली डे टू डे एक्टिविटीज कैरी ऑन नहीं कर पा रहे बिना किसी हेल्प के। उस सिचुएशन में एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट ही तो हम उसके साथ कर रहे हैं जब हम उसे जिंदा रख रहे हैं, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द फैमिली मेंबर्स आर रिलीव्ड बाय द फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल प्रेशर्स। नेचुरली जब किसी व्यक्ति का फैमिली मेंबर ऐसी किसी कंडीशन में होगा तो वो फिजिकली, मेंटली भी सफर करेंगे, एंड इन एडिशन टू दैट फाइनेंशियल प्रेशर भी होगा, राइट। फाइनेंशियल बर्डन डेफिनेटली एक नोटेबल बर्डन है। और जैसे ही आप यूथनेशिया अलाउ करते हैं, यूथनेशिया कमिट कर दिया जाता है, फैमिली एटलीस्ट इन कुछ बर्डन से रिलीव हो जाएगी। एंड टेक्निकली द थर्ड पॉइंट इन फेवर ऑफ these arguments is that positive rights include negative rights as well. क्या मतलब हुआ इसका? This simply means that अगर मेरे पास कुछ करने का अधिकार है, तो वो चीज ना करने का अधिकार भी तो उसी के अंदर शामिल है। इस चीज को थोड़ी देर में हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे समझिए कि जब मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मेरे पास राइट टू रिमेन साइलेंट भी तो है। बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का अधिकार भी तो है, राइट। कोई ट्रेड और बिजनेस करने का अधिकार है तो ट्रेड और बिजनेस ना करने का अधिकार भी तो है। तो टेक्निकली इस लॉजिक से अगर जाएं, तो फिर अगर मेरे पास जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार भी होना चाहिए, राइट। बिकॉज जीने के अंदर मरना भी शामिल होगा, जैसे बोलने के अंदर चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। तो ये तीन प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं जो इसके फेवर में है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम notable points which are against the euthanasia concept. पहला पॉइंट है हाई चांसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन टेकिंग प्लेस। अब क्योंकि यूथनेशिया अभी तक टेक्निकली कंप्लीटली लीगल नहीं है, तो इसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही कोई चीज लीगल हो जाती है तो उसका कमर्शियलाइजेशन होने लग जाता है। पहले पॉइंट को आप लोग तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करके पढ़िए तो आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। दैट इज ओल्ड एंड डेस्टिट्यूटेड पीपल कैन ऑफन बी इजी टारगेट्स। जैसे ही यूथनेशिया लीगल होगा, जितने भी ओल्ड एज लोग हैं या जो डेस्टिट्यूटेड हैं, पुअर हैं, उन लोगों के साथ फोर्सफुली या कमर्शियलाइज्ड एस्पेक्ट्स के साथ यूथनेशिया कमिट किया जाएगा। कोई गरीब है, उसे हमने उठाया, बोला भैया आपको मार देते हैं, आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स हम ले लेंगे और पीछे आपकी जो पुअर फैमिली है उसका मेंटेनेंस हम लोग देखेंगे। चांसेस हैं, डेफिनेटली हैं। सो इस तरीके के बहुत सारे एक्ट्स हो जाएंगे जैसे ही ये चीज लीगल हो जाती है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर वैलिड पॉइंट in relation to euthanasia, that is easy resort to poor people to avoid financial burdens of medications. देखिए, अब हमें पता है कि टेक्निकली मेडिकल एक्सपेंसेस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे मेडिकल इंश्योरेंस का कंसेप्ट आज भी बहुत ज्यादा लोगों के फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं शामिल होता है। वहां पे अगर आपको कोई ऐसी डिजीज हो जाए जहां पे आपके रेगुलर मेंटेनेंस में, आपको जिंदा रखने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो फिर फैमिली के साथ साथ आप भी कई बार यही निर्णय लेते हैं कि यार अफोर्ड तो कर नहीं सकते, इससे अच्छा मरने ही दिया जाए। या फिर उन सिचुएशंस में सोचिए जहां पे जो ओल्ड एज व्यक्ति है उसके सन, डॉटर और डॉटर इन लॉ ये निर्णय लेते हैं कि यार अब हम ना बहुत परेशान हो गए, बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति बेड रिडन है, ये व्यक्ति अपना डेली डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, सो लेट्स किल हिम। अगर यूथनेशिया अलाउ हो गया तो जितने भी ओल्ड पीपल हैं, जितने भी पुअर पीपल हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे।
उनकी फैमिली ही उन्हें मार देगी, या फिर वो खुद ही निर्णय ले लेंगे कि भैया इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माय फैमिली आई शुड डाई। ये सारी दिक्कतें, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे फेस कर जाएंगे, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट arguments in favor and against the euthanasia concept. Clear? Chaliye. So let's move on to the next slide in line. That is the provisions against euthanasia. Technically, इंडियन लॉज के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो यूथनेशिया को सपोर्ट कर रहा हो। दो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि यूथनेशिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहले वी हैव सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, which says whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both. अब टेक्निकली सेक्शन 309 सुसाइड को पनिश करता है, ठीक है? बेसिकली अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिश करता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज रेयर प्रोविजंस इन आईपीसी जो कि अटेम्प्ट को पनिश करता है, कमीशन को पनिश नहीं कर सकता। द सिंपल रीजन इज कि भैया जब सक्सेसफुल कमीशन हो ही गया है तो पनिश कैसे करेंगे? तुम सुसाइड कर ही चुके हो तो अब सजा कैसे देंगे सुसाइड की? बट अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी तुमने सुसाइड का प्रयास किया लेकिन बच गए, उस सिचुएशन में सेक्शन 309 कम्स इनटू प्ले। अब सेक्शन 309 में दो टेक्निकली 1 साल की पनिशमेंट का प्रावधान है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है ऑफ 2017 उसका सेक्शन 115 बहुत ही क्लियरली ये कहता है कि जो भी व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड में यानी सेक्शन 309 में कन्विक्ट होता है उसे पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, रादर हमें उसे साइकियाट्रिक या मेंटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अब जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड का निर्णय लेगा तो नेचुरली वो किसी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में है, मेंटल प्रेशर में है, ट्रॉमा में है, और उस सिचुएशन के अंदर मैं उसे 1 साल और जेल के अंदर रखूं तो मैं उस ट्रॉमा को बढ़ा रहा हूंगा, राइट? इस लॉजिक के साथ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का सेक्शन 115 कहता है दैट पनिशमेंट हट गई है, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बट आपको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो पहला प्रोविजन जो अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ यूथनेशिया, टाइप्स ऑफ यूथनेशिया पढ़ा था ना अभी, सो उसको बार कर रहा है। सेकेंडली वी हैव सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, ये उन लोगों पे लागू होगा जो यूथनेशिया एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, जो भी कोई एक्टिव एक्ट के थ्रू या किसी कोवर्ट एक्ट के थ्रू दैट इज बाय ओमिशन आपकी डेथ कॉज कर देंगे, उनको सेक्शन 300 में पनिश किया जाएगा, राइट? कोई भी डॉक्टर लेट्स से आपको एक इंजेक्शन देके आपकी डेथ कॉज कर देता है, now that doctor will be liable for section 300 of Indian Penal Code because knowingly, intentionally उसने आपकी डेथ कॉज की है, राइट? So 300 again is one of those provisions who are against the concept of euthanasia. Then we have section 92 of the Indian Penal Code. Technically speaking, ये जो section 92 है ना, ये शुरू में अगर अपन पढ़ें तो अपने को ऐसा लगेगा कि यार दिस इज वन ऑफ दोज प्रोविजंस जो यूथनेशिया की फेवर में है, बट इसका जो प्रोवाइजो है वो पूरा गेम चेंज कर देता है। कैसे? देखिए, इट सेज नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in the time for the things to be done with benefit. तो basically कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए
जिसके अंदर आप सामने वाले व्यक्ति का कंसेंट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए आप कोई भी एक्ट करते हैं जो उसके बेनिफिट के लिए है, तो उसके लिए आपको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अब लेट्स से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंसेंट नहीं दे सकता, वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, कोमा में है, और उसके बेनिफिट के लिए कि यार इसको ना मुक्त कर देते हैं, एकदम लिबरेट कर देते हैं, इस लॉजिक से आप उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम खींच लेते हैं। तो अगर 96 के 92 के फर्स्ट पार्ट को ही पढ़े, तो इस लॉजिक से तो आपने ठीक किया है, उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए एक्ट कॉज किया है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन, यू शुड बी एब्सॉल्व्ड फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ मर्डर। लेकिन यहां पे सेक्शन 92 के अंदर एक प्रोवाइजो भी है, एंड दैट प्रोवाइजो सेज दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। यानी ये एक्सेप्शन डेथ कॉज करने पे लागू नहीं होगा। यानी भैया आपका यूथनेशिया तो अभी भी इलीगल ही है। देन जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उसका चैप्टर 7 का गाइडलाइंस, चैप्टर 6 का गाइडलाइन 7 क्लियरली इंडिकेट्स दैट यूथनेशिया अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करता है तो ये अनएथिकल कंडक्ट की श्रेणी में फॉल करेगा, एंड जब ये अनएथिकल कंडक्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा तो नेचुरली उस व्यक्ति का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के प्रोफेशनल कंडक्ट रूल्स हैं, वो भी यूथनेशिया के कंसेप्ट के अगेंस्ट जाते हुए हमें दिखते हैं। देन अगेन वी हैव आर्टिकल 21 जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी आप किसी की जिंदगी उससे नहीं छीन सकते, लाइफ उससे नहीं छीन सकते, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर विच हैज बीन established by law। एंड यूथनेशिया के लिए कोई भी प्रोसीजर लॉ के द्वारा स्टैब्लिश नहीं कर रखा है, एंड देयरफॉर all these provisions cumulatively are against the concept of euthanasia। या अगर हम ये कहें इन सबको पढ़ के, टेक्निकली डायरेक्टली तो कोई भी प्रोविजन ये नहीं कह रहा है कि यूथनेशिया इलीगल है, लेकिन इनडायरेक्टली या टैसिटली इन्फ्रेंस के थ्रू हम ये इन्फर कर पा रहे हैं दैट दीज प्रोविजंस आर अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ यूथनेशिया, राइट। सो नेचुरली ग्रे एरिया है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो जुडिशरी को इंटरवीन करना ही था, एंड जुडिशरी ने इंटरवीन किया भी। वी हैड द फर्स्ट केस ऑफ मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में होता क्या है, फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि एक कांस्टेबल होता है जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, राइट। सो डिप्रेशन हो रखा होता है उन्हें, और उस समय उनका एक एक्सीडेंट भी हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद वो एक डिल्यूजनल स्टेट में चले जाते हैं, उनको हर कुछ सी चीजें दिखाई दे रही हैं, हर कुछ चीजें सुनाई दे रही हैं। पहले ही डिप्रेशन में थे, अब डिल्यूजनरी स्टेट में पहुंच चुके हैं। इन सारी चीजों से परेशान होके, तंग होके इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू सुसाइड। 309 के अंदर इन्हें कन्विक्ट किया गया और मैटर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ सुप्रीम कोर्ट इस केस में टेक्निकली बोलता है कि ये जो कांस्टेबल है ये ऑलरेडी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी इनकी मेंटल कंडीशन इतनी खराब है कि अगर हम 309 में जो पनिशमेंट दे रखी है 1 साल तक की, वो पनिशमेंट इन्हें अवॉर्ड करें तो इनकी मेंटल कंडीशन और ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी, और ज्यादा खराब हो जाएगी। रेदर हमें इन्हें मेंटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। और इस लॉजिक पे चलते हुए कोर्ट ने सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन माना, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, और ये कहा कि ये सेक्शन 309 जो है ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की कॉन्ट्रवेंशन में है, ठीक है। और यहां से शुरुआत होती है यूथनेशिया के कंसेप्ट की, क्योंकि सेक्शन 309 जो अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिशेबल ऑफेंस करार देता था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। बट इस केस में, मारुति श्रीपति दुब्बल के केस में, सिर्फ ये मेंटल ट्रॉमा वाला ग्राउंड लिया गया था। नाउ
देन कम्स द केस ऑफ पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में ना बड़ी इंटरेस्टिंग रीजनिंग लेट डाउन होती है। 309 ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई इंक्लूडेड है, यानी आर्टिकल 21 की टर्म्स के अंदर क्या राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है। इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजनिंग आती है और उस सॉलिड रीजनिंग के साथ इस केस को सब्सटैंशिएट किया जाता है और कोर्ट उस रीजनिंग से एग्री भी करता है। क्या होती है देखिए, यहां पे जो आर्ग्यूमेंट होता है पिटिशनर्स का, दैट इज कि हर पॉजिटिव राइट के अंदर एक नेगेटिव राइट भी इंक्लूडेड है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट, राइट, मैं बोलूं ना बोलूं ये दोनों ही आर्टिकल 19(1)(a) के द्वारा मुझे गारंटीड है। सिमिलरली राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस, मैं कोई बिजनेस करूं इसका तो अधिकार है ही, बट नहीं करना चाहूं ये भी तो मेरा अधिकार है और उससे भी मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता, राइट। तो कोई बिजनेस करना इज अ पॉजिटिव राइट, बट कुछ ना करना, अपने घर पे शांति से बैठे रहना इज अ नेगेटिव राइट, और ये भी उसी की डोमेन में इंक्लूडेड है। जैसे कुछ बोलना, उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, कोई पॉजिटिव एक्ट कर रहा हूं, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं चुप हूं तो भी मैं अपने राइट को ही एक्सरसाइज कर रहा हूं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, है ना, मैं अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से चुप हूं। तो एक पॉजिटिव राइट है, पॉजिटिव का मतलब है एक ओवर्ट एक्ट करके मैं अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा हूं। दूसरी तरफ एक नेगेटिव राइट है कि मैं कोवर्ट एक्ट करके अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा हूं। सिमिलरली राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार रखता हूं। उसी तरीके से इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह ना जाऊं, मैं अपने घर पे शांति से बैठा रहूं। यहां पे भी मैं अपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो इस लॉजिक से तो राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई भी आना चाहिए, राइट, बिकॉज हर पॉजिटिव राइट के अंदर एक नेगेटिव राइट आता है। तो लाइफ के अंदर जो कि एक पॉजिटिव राइट है, उसके अंदर डेथ भी तो इंक्लूड होना चाहिए, जो कि नेगेटिव राइट की ही एक एक्सरसाइज होगी। इस आर्ग्यूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 21 के अंदर, आर्टिकल 21 में राइट टू डाई भी सम्मिलित है। 309 तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, लेकिन राइट टू डाई को अब एक फंडामेंटल राइट का दर्जा मिल चुका है। लेकिन ये रीजनिंग बहुत लंबे समय तक नहीं चलती और 2 साल बाद ही ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया जाता है। नाउ ये जो ज्ञान कौर का केस है, इसके फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि ज्ञान कौर और उनके हस्बैंड हरबंस सिंह, इन दोनों के ऊपर सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के चार्जेस फ्रेम होते हैं, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। जो फैक्ट्स होते हैं केस के वो कुछ ऐसे हैं कि हर ज्ञान कौर और हरबंस सिंह ये दोनों अपनी डॉटर इन लॉ को अबेट करते हैं सुसाइड कमिट करने के लिए, ठीक है। और मैटर सुप्रीम कोर्ट के तक पहुंच जाता है। ज्ञान कौर और हरबंस सिंह जी का एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट होता है, उनका कहना है कि भैया आप लोग पी रतनाम के केस में कह चुके हैं कि सेक्शन 309 वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ही, मारुति श्रीपति दुब्बल, प्लस साथ ही साथ आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई भी है ना। अब क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू डाई भी है, तो राइट टू डेथ इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, राइट। सो जब मैं अपनी डॉटर इन लॉ को उकसा रहा हूं सुसाइड करने के लिए, तो मैं टेक्निकली तो उसे सपोर्ट कर रहा हूं उसके फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, राइट। मैं क्या कह रहा हूं भैया, डेथ, राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट, राइट, एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ पी रथेनाम केस, राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट। अब जब मैं उसे उकसा रहा हूं, अबेट कर रहा हूं सुसाइड करने के लिए, तो मैं तो उसको हेल्प कर रहा हूं ना टेक्निकली कि जाओ भैया सुसाइड कर लो। और सुसाइड जब फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन में फॉल कर गया है, तो मैं उसे उसके राइट के एक्सरसाइजिंग में हेल्प कर रहा हूं। एंड इसलिए टेक्निकली स्पीकिंग सेक्शन 306 ऑफेंस नहीं होना चाहिए, इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए, बिकॉज 306 से तो आप लोगों की मदद ही तो कर रहे हैं, उनको उनका फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करवाने में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है,
अब इस तरीके से तो देश की स्थिति खराब होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्वलस इंटरप्रिटेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हर पॉजिटिव राइट के अंदर एक नेगेटिव राइट भी इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में राइट टू रिमेन साइलेंट, टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, नॉट टू कैरी ऑन ट्रेड ऑन बिजनेस, सारी चीजें इंक्लूडेड है। लेकिन राइट टू लाइफ की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जीने के लिए, मतलब लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए आप एक पॉजिटिव एक्ट करते हैं। दैट इज, आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, जो भी चीजें लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए, आप हर वो चीज करते हैं। सो यू आर डूइंग सम पॉजिटिव एक्ट इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव। बट जब मैं साइलेंस की बात करूं तो आप चुप रहने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग एनी पॉजिटिव एक्ट। राइट, सिमिलरली राइट टू नॉट मूव, नॉट टू मूव, राइट, वहां पे भी आप कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप एक जगह बैठे हैं, कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं है। राइट, सो लाइफ के लिए पॉजिटिव एक्ट चाहिए, बट डेथ के लिए भी तो पॉजिटिव एक्ट ही चाहिए। ऐसा थोड़ी घर बैठे बैठे मृत्यु आ गई, वो आ गई तो नेचुरल डेथ हो गई। बट डेथ के लिए यानी सुसाइड के लिए आप एक पॉजिटिव एक्ट करते हैं, भैया किसी न किसी तरीके से तो अपनी जान लेंगे आप। राइट, तो उसके लिए भी आप एक पॉजिटिव एक्ट कर रहे हैं। तो लाइफ भी पॉजिटिव, डेथ भी पॉजिटिव, ये इंटरप्रिटेशन तो नहीं चलेगा। समझ आ रही है बात, हो क्या रहा है भैया? जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता हूं, लेट्स से स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग समथिंग, दिस इज अ पॉजिटिव एक्ट। मैं साइलेंट हूं, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव इंक्लूडेड है, लेकिन यहां पे तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन तो नहीं चलेगा। एंड यहां पे जाके सुप्रीम कोर्ट ने सारी रूलिंग्स पलट दी, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार सेक्शन 309 फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। दैट इज टू से अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड फिर से एक ऑफेंस की श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो पहले कहा सुसाइड करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान कौर में आके रूलिंग पलट गई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ इस कहानी में। नाउ अगला केस है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही लोकस क्लासिकस डिसीजन है, बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, फैक्ट्स भी आई बिलीव सबको पता होंगे। तो अपन ब्रीफ में फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो अरुणा शानबाग के केस में, अरुणा शानबाग जो है वो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में एक हेड नर्स की पोजीशन पे काम करती थी। उनके साथ उसी हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया, बेसिकली सोडोमी कमिट की उनके साथ। और उसके बाद अ, जो जो ये पूरा एक्ट था, इसके अंदर उस वार्ड बॉय ने उन्हें एक चेन से स्ट्रैंगुलेट किया। ठीक है, तो जब चेन उनके गले पे उसने टाइटली बांध दी, उसकी वजह से उनके ब्रेन में जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो डिसरप्ट हो गई। ठीक है, चेन से बांधने के बाद ये सारा एक्ट कमिट किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट का, सोडोमी का, ये सारे एक्ट कमिट किए गए। और उसकी वजह से, उस चेन की स्ट्रैंगुलेशन की वजह से ब्लड सप्लाई रुक गया। अब इस कारण से शी एंटर्ड इनटू अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो एकदम जिंदा लाश बन गई। दैट इज टू से कोमा की सिचुएशन हो गई। मतलब दो शी वाज एबल टू फील द थिंग्स, बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रही हर चीज के साथ, वो अपनी बॉडीली मूवमेंट्स नहीं कर पा रही, ऐसी कंडीशन उनके साथ हो गई। अब इस कंडीशन में रहते हुए अरुणा शानबाग को 42 ईयर्स बीत जाते हैं, और 42 ईयर्स बाद उनकी डेथ होती है। एक लंबा टाइम बीत जाता है। अब इस केस के फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि अरुणा शानबाग की ध्यान रखने के लिए, केयर करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, उनका रिलेटिव नहीं था। और जो हॉस्पिटल था, दैट इज किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, उसी की नर्सेज ने, उसी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अरुणा शानबाग को उस हॉस्पिटल में एक परमानेंट बेड दे दिया, और उसी हॉस्पिटल के लोग उनका ध्यान रखते थे। अब ये सारी चीजें होते होते लगभग 38 साल हो जाती है, वार्ड बॉय को सजा भी हो जाती है। वेरी इंटरेस्टिंगली इस केस में वार्ड बॉय को सेक्सुअल असॉल्ट और सोडोमी के लिए चार्ज नहीं किया जाता, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? यू विल हैव टू फिगर आउट। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस।
उन्हें वार्ड बॉय को सिर्फ और सिर्फ रॉबरी के लिए और असॉल्ट के लिए अपन चार्ज करते हैं, और टेक्निकली वो 6-7 साल में छूट जाता है। बट अरुणा शानबाग की कंडीशन वैसी ही रह जाती है। 38 साल हो जाते हैं उन्हें उसी बेड रिडन कंडीशन में। और उसके बाद एक नोटेबल जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट पिंकी विरानी एक पिटिशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32, स्टेटिंग दैट अरुणा शानबाग को यूथनेशिया अलाउ करना चाहिए, है ना। 38 ईयर्स हो चुके हैं उन्हें, और वो इसी कंडीशन में है, परमानेंट वेजिटेटिव कंडीशन में है। उनकी कंडीशन ऐसी है कि जीना उनके लिए मरने से ज्यादा दुर्भर है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। सो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे यूथनेशिया अलाउ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बाइफर्केशंस किए, दो इंपॉर्टेंट बातें कही। पहला, कोर्ट ने कहा कि यूथनेशिया की जो प्ली है वो हमेशा या तो पेरेंट्स के थ्रू आएगी, या आपके स्पाउ के थ्रू आएगी, या आपके क्लोज रिलेटिव्स के थ्रू आएगी, या फिर किसी नियर फ्रेंड की तरफ से आएगी। नाउ सिंस पिंकी विरानी इज नीदर a close friend, nor a relative, nor a spouse और फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर, पेरेंट की सिचुएशन में कहीं फॉल नहीं कर रही, तो नेचुरली उनकी यूथनेशिया की प्ली एक्सेप्ट नहीं होगी। यूथनेशिया की प्ली इन्हीं लोगों द्वारा फाइल की जा सकती है। फिर भी कोर्ट ने इस चीज का कॉग्निजेंस लिया, इस चीज का जुडिशियल नोटिस लिया कि अरुणा शानबाग की कंडीशन खराब है, और उन्होंने एक डॉक्टर्स की टीम का गठन किया, और उस डॉक्टर्स की टीम को जाके बोला कि भैया आप देख के आइए कि क्या कंडीशन सच में ऐसी है कि रिकवरी के चांसेस बिल्कुल निल है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप हमें रिपोर्ट सबमिट करिए, और फिर हम देखते हैं कि इस पे क्या करना है। डॉक्टर्स जाते हैं, अरुणा शानबाग को एग्जामिन करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज दैट यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है, प्रोवाइडेड किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल का स्टाफ एग्री कर जाता है। वाई सो? बिकॉज मैंने आपको बताया कि अरुणा शानबाग की फैमिली में कोई नहीं था जो उनका ध्यान रख रहा था पिछले 38 ईयर्स से। इट वॉज द हॉस्पिटल स्टाफ जो उनका ध्यान रख रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट फ्रेंड की श्रेणी में ये किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ही फॉल करेगा, और अगर ये अलाउ करेंगे, मतलब अगर ये कह देते हैं, इनका कंसेंट होता है, तो हम यूथनेशिया अलाउ कर देंगे। वेरी इंटरेस्टिंगली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यूथनेशिया से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने इतने साल देखभाल कर ली, कुछ साल और कर लेंगे, बट हम नहीं चाहते कि यूथनेशिया अलाउ किया जाए। एंड देयरफॉर इस केस में, इस केस के फैक्ट्स में तो यूथनेशिया नहीं अलाउ किया गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, दैट वाज विशाखा केस की तरह इस केस में भी कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन कर दी। कोर्ट ने कहा प्रेजेंटली हमारे पास कोई लॉ नहीं है जो कि यूथनेशिया को रेगुलेट करे, पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया। तो जब तक पार्लियामेंट इस टॉपिक पे लॉ नहीं बना देता, तब तक हम विशाखा केस में जैसे हमने गाइडलाइंस इशू की थी, वैसे ही कुछ गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं जहां पे आ, अपना यूथनेशिया अलाउ हो सकता है। पहला, जो भी यूथनेशिया की प्ले आएगी वो पेरेंट्स, स्पाउस, क्लोज रिलेटिव्स, या फिर नियर फ्रेंड के थ्रू आएगी। सेकेंडली, हम हमेशा ये चेक करेंगे, एक डॉक्टर्स की टीम बनाएंगे, वो डॉक्टर्स की टीम चेक करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और उसके बाद में अगर हम सेटिस्फाई होते हैं तो हम यूथनेशिया अलाउ कर सकते हैं। लेकिन यूथनेशिया भी कौन सा, क्योंकि बहुत सारे यूथनेशिया है, अपन ने देखा, सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है। सो कोर्ट विल हैव टू सेटिस्फाई इटसेल्फ कि रिकवरी के बिल्कुल निल चांसेस हैं, तब जाके कोर्ट यूथनेशिया अलाउ कर सकता है, दैट टू इन सम रेयर केसेस। ये कंक्लूजन यहां से पहली बार देखने को मिला, यानी यूथनेशिया के रिलेशन में अरुणा शानबाग के केस से एक बड़ा टर्न आया कि कोर्ट ने ये कहा कि भैया यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है इन सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नाउ चीजें यहीं तक सेटल नहीं हुई, इसके बाद एक और लैंडमार्क डिसीजन आता है, एंड दैट वाज द केस ऑफ कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट याद रख लीजिएगा, कभी प्री में काम आ सकता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। ये इस केस में बोला गया, राइट टू डाई
विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। तो टेक्निकली इस केस में कोर्ट ने ये इंक्लूड कर दिया कि राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट, दो विद डिग्निटी। ठीक है, सो पहली चीज तो ये। और दूसरा, an individual's right to execute advanced medical directives is an assertion of the right to bodily integrity and self determination and does not depend on recognition or legislation by a state living will। पहली चीज राइट टू डाई विद डिग्निटी का कंसेप्ट आया, दूसरी चीज लिविंग विल का कंसेप्ट आया। अब ये लिविंग विल क्या चीज है? अब अपने को पता है कि विल क्या होती है यार। टेक्निकली विल, मैं जीते जी ये डिसाइड करता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, राइट। लिविंग विल का भी कुछ ऐसा ही मतलब है। लिविंग विल का मतलब है कि मैं जब तक फिट स्टेट ऑफ माइंड में हूं, जब तक मैं ठीक ठाक हूं, तब तक मैं डिसाइड कर लूं कि इन केस कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें मैं ऐसे स्टेट में चला जाऊं, लेट्स से पीवीएस में चला जाऊं, कोमा में चला जाऊं, कोई ऐसे स्टेट में चला जाऊं जब मैं अपना कंसेंट ना दे पाऊं। ठीक है, कोमा में चला गया, कंसेंट ही नहीं दे पा रहा कि भैया मेरे को यूथनेशिया अलाउ करो या नहीं करो, तो हर व्यक्ति लिविंग विल बना सकता है। दैट इज टू से कि कल को खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन अगर मेरे साथ हो गई तो मुझे इस एक्सटेंट तक जिंदा रखना, यानी भैया इतना खर्चा हो जाए तब तक प्रयास करना, या इतना मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देना, और फिर अगर कोई उम्मीद ना रहे तो उस सिचुएशन में मेरी यूथनेशिया की प्ली फाइल कर देना कोर्ट के सामने। आप इस तरीके की प्ली बना सकते हैं, या फिर विल बना सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं भैया जितना पैसा लग रहा है लगे, जैसी भी कंडीशन हो, चाहे 0% चांस हो रिकवर होने की, मेरे को तो जिंदा रहना है। तो आप लिविंग विल में ये भी लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली एंड तक जितना हो सके, जब तक नेचुरल डेथ ना आए तब तक मुझे जिंदा रखने का पूरा प्रयास किया जाए। तो हर व्यक्ति लिविंग विल भी बना सकता है। ये बात कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में देखने को मिली। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कल को अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है तो क्या होना चाहिए, कितने समय तक आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट्स थे, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल डेवलपमेंट था केस लॉस का, जो हमें देखना था। तो टेक्निकली अगर सम अप करें कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है लॉ की, सो द प्रेजेंट पोजीशन इज कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई आ रहा है, बट उसके लिए अपने को जो अरुणा शानबाग केस में गाइडलाइंस लेट डाउन है उन्हें भी फॉलो करना होगा, और हर किसी को हर सिचुएशन में यूथनेशिया अलाउड नहीं है। इट इज ओनली इन रेयर केसेस जहां पे अपन पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर सकते हैं। एक्टिव यूथनेशिया तो अभी भी भारत में अलाउड नहीं है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू नो इन रिलेशन टू यूथनेशिया। अब यूथनेशिया का जो कंसेप्ट है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चलता है। कई सारे कंट्रीज में एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउड है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि स्विट्जरलैंड में अपने आप को मारने के लिए, मतलब टू कॉज डेथ, लोग जा रहे हैं, वॉलेंटरली जा रहे हैं, राइट। तो यूथनेशिया का टूरिज्म हो रहा है वहां पे। आप अपनी इच्छा से, बिना किसी कारण से, ऐसा नहीं कि भैया आप मेडिकली इल हैं और इसलिए आप वहां जाके मरना चाह रहे हैं, नहीं, आप किसी भी कारण से वहां जाइए, और वहां पे बहुत सारे एनजीओज हैं जो आपको इजिली इस प्रोसेस में हेल्प कर देंगे। तो कंट्री टू कंट्री, आइडियोलॉजी टू आइडियोलॉजी कंसेप्ट वेरी करता है, बट भारत के अंदर ये पोजीशन ऑफ लॉ हमें देखने को मिलती है। सो आई होप यूथनेशिया वाला कंसेप्ट क्लियर है, ये सारे प्रोविजंस और केस लॉज आपको अच्छे से समझ आए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। In case you have any doubt, any query, feel free to write in the chat box. I'll definitely answer them. Okay, so have a great day, guys. Thank you.